Hi everybody, welcome to today's video analysis. Before we start this session, I want to share something with you. So मेरे को कुछ फीडबैक मिले हैं टेलीग्राम पे कि मैं न्यूज़ आर्टिकल्स की एनालिसिस क्यों नहीं करता. मेरा फोकस अभी बस इस पे है कि मैं आपको स्टैटिक टर्म्स समझाऊं सो दैट अब जब आप आर्टिकल रीड करना स्टार्ट करो तो आपको चीज़ें बेटर वे में समझ में आ पाए. एंड हमारा जो फोकस ऐसे भी था वो आरबीआई एग्ज़ाम पे है क्योंकि नाबार्ड मेंस अभी 29 को होना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. मैं अगर कितनी भी कोशिश कर लूँ सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती भी फ़िलहाल. तो अभी हम स्टैटिक टर्म्स को समझेंगे एंड आफ्टर 4 और 5 वीक्स जब हमारे मोस्टली जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, जितने भी टॉपिक्स आते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में, तो वो अगर हम एक एक बार स्टैटिक उसके जो टर्म्स हैं उसको अगर हम समझ लें तो फिर आर्टिकल रीड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा. एंड उसके बाद फिर हम आर्टिकल की एकदम डिटेल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. सो जैसे आज का टॉपिक है, ये मिंट में आर्टिकल आई थी म्यूचुअल फंड्स को लेके. सो आप देख पा रहे हो कि म्यूचुअल फंड इनफ्लोज जंप टू 14,000 करोड़ इन सितंबर. इसमें फिर एसआईपीज़ को भी इन्होंने टच किया आर्टिकल में. तो ये आर्टिकल समझने के लिए आपको जो जो स्टैटिक टर्म्स की रिक्वायरमेंट है या जिसको समझने के बाद ही आप आर्टिकल रीड कर पाओगे अच्छे से, तो हम वो सारे पॉइंट्स वन बाय वन करके देखेंगे अभी. सो पहले हम ये समझ लेंगे कि म्यूचुअल फंड की नीड क्यों है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनके पर्पस अलग अलग होते हैं. अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जिसमें हमने अपने कैपिटल को लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है सो दैट वो ग्रो कर पाए. उसी तरह ट्रेडिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड एक स्ट्रैटी है जिसमें आप ये करते हो कि आप मार्केट के ट्रेंड को देखते हो. आपको एनएसई के साइट पे या बीएसई के साइट पे एक हिस्टोरिक डेटा भी मिलता है जिसमें कौन सी कंपनी का स्टॉक कब अप गया है, कब डाउन गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है. और बहुत सारे ऐसे रेशियोज़ हैं या फिर बहुत सारे ऐसे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जैसे बॉलिंजर बैंड्स हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है. ऐसी बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे जिसको कि आप यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो. लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको वही लोग कर पाते हैं जिनको मार्केट की अच्छी नॉलेज हो एंड वो कंपनी के डेटा को रीड कर पाए अच्छे से. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म है. और ये दोनों स्ट्रेटजीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, तो इक्विटीज़, जो कि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वो मोस्टली इक्विटीज़ में डील करते हैं. फिर एक्सचेंजेस पे डेरिवेटिव्स भी ऑफर होते हैं. किसी और वीडियो में जब हम इक्विटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, डेरिवेटिव्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे बताऊँगा अच्छे से. फिर डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें बॉन्ड्स आ गए. ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हो सकते हैं और प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं जो कि प्राइवेट होती हैं. उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको कि हम गिल्ट बोलते हैं, तो ये सब आती हैं उसमें. अब ये मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपको, इसमें से काफ़ी कुछ है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट. तो कोई बिगिनर जिसने अभी जस्ट स्टार्ट किया हो इन्वेस्ट करना या फिर जो सीख रहा हो, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कोई रैशनल डिसीजन ले पाए क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसके पास बहुत कम होती है, राइट. तो उस चीज़ में हेल्प करने के लिए आपके पास दो लोग हैं. एक तो पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो कि इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और मोस्टली वैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे जेपी मॉर्गन है. तो ये सब इंस्टीट्यूशंस हो गए. अब यहाँ पे आप अगर जाते हो और इन केस आपका पोर्टफोलियो का साइज़ आपका बहुत बड़ा है या फिर आप बहुत ही हैवी अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की. एडवाइजर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स होते हैं, आप इनकी भी हेल्प ले सकते हो. तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है कि कैसे कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो अब जैसे आज का टॉपिक हमारा म्यूचुअल फंड का है, तो म्यूचुअल फंड कोई रिसेंट फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पहले का है. जैसे इंडिया में यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का पार्ट हुआ करता था. इसे 1963 में स्टार्ट किया गया है थ्रू अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो इनका काम ही यही था कि ये म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते थे. तो इसकी हिस्ट्री जैसे आप देख सकते हो 1963 में स्टार्ट हुआ था, तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है. फिर फर्दर 1988 में इसे आरबीआई से अलग कर दिया गया था एंड आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी ओनरशिप ले ली थी. सो ऐसे फेज्ड मैनर में आई थिंक 4-5 फेजेज़ में म्यूचुअल फंड्स के फील्ड में डेवलपमेंट काफ़ी सारी हुई हैं. और अभी फ़िलहाल एमफी, AMFI, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंस्टीट्यूशंस, तो एमफी रूल्स बनाता है सेबी को कंसल्ट करते हुए. तो इसका नाम आप बहुत बार देखोगे, जितने भी म्यूचुअल फंड्स के आर्टिकल्स होंगे बहुत जगह आपको एमफी का नाम दिख जाएगा. तो अभी फ़िलहाल जैसे हमने यूटीआई से स्टार्ट किया और अभी ये है सीन कि एमफी रूल्स बनाता है
सेबी को कंसल्ट करते हुए, और जितने भी कंपनीज़ जिनको कि हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ बोलते हैं, सो वो जब म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं तो वो एमफी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए, एंड टाइम टू टाइम जब भी सेबी को लगा है कि रूल्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो फिर एमफी को गाइड करती है और एमफी उसके अकॉर्डिंग फिर नए रूल्स बनाता है। सो अब म्यूचुअल फंड होता क्या, तो मैं उस पर आता हूँ। सो सपोज़ कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, मुझे कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो फिर मैं खुद से कहीं भी, इक्विटी हो, बॉन्ड हो, कहीं भी इन्वेस्ट करना हो, मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे किसी और की नीड नहीं है। मेरे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा कहीं भी। लेकिन वैसे लोग जो कि जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, और उनके पास पैसे होते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती कि मुझे कैसे 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 करना है स्टार्ट। और हर इन्वेस्टर का पर्पस अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें 2 साल के बाद घर बनवाना हो या 3 साल के बाद घर बनवाना हो, अगर वो बैंक में पैसे रखते हैं तो हार्डली 3.5-4% इंटरेस्ट मिलता है। सो आप किसी ऐसे एवेन्यू के सर्च में रहते हो जिसमें कि आपको इससे थोड़ा सा बेटर मिल पाए रिटर्न, ठीक है। तो उसमें बहुत तरह के फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड कोई एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे जिसको कि हम देखेंगे अभी बाद में। सो सपोज़ कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ पार्क करके रखना है, राइट। तो आपके जैसे, और आपका जो अभी पर्पस है कि आपको 2 साल के लिए पैसे बहुत ही सेफली रखने हैं, सो दैट कैपिटल का डिप्रिसिएशन ना हो। ये ना हो कि आपने किसी ऐसे स्टॉक में लगा दिया जिसकी 2 महीने के बाद वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, तो आपने जो बहुत मेहनत करके पैसे बचाए थे घर बनाने के लिए, फिर वो आपके पास नहीं रहेगा, राइट। तो जो भी आपका पर्पस है, अगर सेम पर्पस को बहुत सारे लोग शेयर करते होंगे, बहुत सारे और भी लोगों का वही पर्पस होगा कि मुझे 2 साल के लिए पैसे सेव करके रखने हैं, एंड उसके साथ साथ मुझे थोड़े रिटर्न्स भी मिले बैंक से ज़्यादा। सो ऐसे सारे लोगों को आप एक साथ लेके आ जाओ, ठीक है, एंड उनके पैसे एक साथ लगेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है। म्यूचुअल, आपको पता है इसकी मीनिंग क्या है, और फंड, तो इन सारे लोगों का पैसा जो कि जिनका कि पर्पस सेम है इन्वेस्ट करने का, तो उनके पैसे किसी ऐसी चीज़ में लगते हैं जो कि सब सारे लोगों के पर्पस को सर्व करता हो। तो ये होती है इसकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। अब नीड मैंने आपको बता दिया म्यूचुअल फंड्स की क्या होती है। तो सबसे पहली तो यही है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, और आपको ये नहीं पता कि जो बिजनेस साइकिल्स होती है डिफरेंट कंपनीज़ की, तो आप उसको अगर रीड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई ऐसा या तो कोई ऐसी फर्म चाहिए या कोई ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो कि आपके बिहाफ पे ये काम कर पाए, और वही म्यूचुअल फंड होता है। देन रेगुलेशन पे आते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया आपको कि एमफी रूल्स बनाती है, और टाइम टू टाइम सेबी उसमें इंटरवीन करती है अगर उनको लगता है कि कुछ रूल्स में चेंजेस होने चाहिए तो। सो म्यूचुअल फंड हमने समझ लिया है, एक ओवरव्यू। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। तो कोई एक पर्टिकुलर बेसिस नहीं है जिससे कि हम इसको डिवाइड कर सके, तो हमने 3 बेसिस रखे हैं। पहला है फंक्शंस, दूसरा है पोर्टफोलियो, और तीसरा है ओनरशिप। मैं ये तीनों आपको डिटेल में समझाता हूँ अभी। सो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। सो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। एक और होता है जिसको हम इंटरवल बोल सकते हैं, वो भी क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। इंटरवल। सो ओपन एंडेड ये होता है, इसको मैं भी फ़िलहाल, सो ओपन एंडेड ये होता है जिसमें कि एंट्री एंड एग्जिट फ्री होती है। एज इन आपको जब मन करे आप इन्वेस्ट करो, और जब मन करे आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो होता है जैसे कि इक्विटी मार्केट में आपने एक टर्म सुना होगा, और हमने इसको डिस्कस भी किया है काफ़ी डिटेल में। इनकेस अगर आपने आईपीओ की वीडियो मिस कर दी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके एक बार ये वीडियो देख लो, आपको इक्विटीज़ मार्केट की और आईपीओ क्या होता है इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो जैसे इक्विटीज़ मार्केट में आईपीओ होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के फील्ड में जो ऑफरिंग होती है फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं एनएफओ, दैट इज़ न्यू फंड ऑफरिंग। सो क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको कि हम एएमसी बोलते हैं, कोई एएमसी फर्स्ट टाइम अगर कोई फंड लेके आए, सो उसको बोला जाता है एनएफओ। क्लोज एंडेड में आप उसी टाइम पे पैसे लगा सकते हो, ठीक है। और फिर उसकी कोई ऐसे टाइमलाइन होती है, कोई एक ऐसा फिक्स्ड टाइम होता है जिसके बाद ही आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हो। वो 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो एएमसी उनका क्या विजन है फंड को लेके। सो ओपन एंडेड समझ लिया आपने, आप कभी भी लाइक आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों फ्री है, आपका जब मन करे इन्वेस्ट करो, जब मन करे वहाँ से एग्जिट कर दो। क्लोज एंडेड में एनएफओ होता है, उसी टाइम पे आप परचेज कर सकते हैं इसको, और फिर कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद आप इससे यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है इंटरवल, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था यहाँ। तो इंटरवल की मीनिंग ये होती है कि
आपको मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे फंड में एंटर करने के लिए। जैसे क्लोज एंडेड था, वो एक ही बार होता है कि एनएफओ के टाइम पे आपने परचेज़ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे। इंटरवल ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें आपने एनएफओ को अगर मिस कर दिया है तो फिर आपको फर्दर हो सकता है कि एक महीने बाद या एक क्वार्टर के बाद आपको दोबारा से ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर जब आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको कुछ टाइम के लिए लॉक इन रहना पड़ेगा उसमें, और फिर आप उसके बाद वहाँ से पैसे निकाल सकते हो अपने। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और स्पेशल फंड्स। हम एक एक करके देखते हैं इनको। तो इक्विटी फंड्स में ऐसे होते हैं जिस फंड का मैक्सिमम अमाउंट इक्विटी, जो हमारे लाइक इक्विटी एसेट्स होते हैं जो भी, जैसे हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं किसी भी कंपनी की इक्विटी होती है, शेयर्स होती है उनकी। अगर हम वहाँ पे पैसे लगाते हैं, जिस फंड का मैक्सिमम पैसा इक्विटी के फंड्स में लगा होगा उसको बोलेंगे इक्विटी फंड। इसमें भी फर्दर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हो जाएंगी, जैसे कि ग्रोथ हो गया, अग्रेसिव हो गया, इनकम फंड्स हो गया। ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, एज इन कि आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स इतने टाइम के लिए आप पैसा होल्ड करके रख सकते हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फंड्स। मतलब कि आपने एक बार लगाया जिसको लमसम बोलते हैं, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लगाया है तो उसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या प्लान्स। सो SIP होता है और दूसरा होता है लमसम। लमसम का मतलब कि आपने सिंगल पेमेंट करके एक ही बार में पैसे लगा दिए। SIP मतलब आप सक्सेसिव पेमेंट्स कर रहे हैं, जो हो सकता है या तो मंथली हो या हो सकता है क्वार्टरली हो। सो आपने बहुत लंबे टाइम के लिए पैसा छोड़ा हुआ है, वो आ जाएगा ग्रोथ फंड्स में। अग्रेसिव ऐसा होता है जिसमें कि जितने रिस्की एसेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स हो गए या फिर जो स्मॉल कैप्स होते हैं, बेसिकली ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर ग्रोथ होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मे बी 10%, 15%, 20%, किसी केस में 50%। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर मार्केट की हालत ख़राब है तो उसमें डाउनटर्न भी बहुत ज़्यादा आता है, सिग्निफिकेंट आता है। तो अग्रेसिव हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप एग्रेसिव फंड्स में लगा सकते हो, जिसमें कि ऐसे इक्विटी स्टॉक्स होंगे जो कि स्टार्टअप्स या स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स के होंगे। फिर है इनकम फंड्स। अब इनकम फंड जैसे कि नाम से ही क्लियर होगा कि आपने पैसे लगा दिए और आप चाह रहे हो कि सिस्टमेटिक आपको उस पर रिटर्न्स मिलता रहे। अमाउंट हो सकता है कम हो, लेकिन आपको पैसे मिलते रहे। इस केस में हम इन्वेस्ट वहाँ करते हैं जो कि लार्ज कैप्स होते हैं। लार्ज कैप्स का मतलब ऐसे जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ है, जैसे कि रिलायंस ग्रुप हो गई, टाटा ग्रुप के कंपनीज़ हैं। तो ये बहुत लाइक लंबे टाइम से मार्केट में है, एंड इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्टेबल होती है। आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक साल में 15 या 20% रिटर्न्स मिलेंगे। मिल भी सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी आपको 5 to 10% यहाँ पे ऑन एन एवरेज मिल ही जाता है। सो आपने अगर पैसे लगा दिए हैं तो आपको इतने रिटर्न्स मिलते रहेंगे। सो आपकी इनकम ऑलमोस्ट गारंटीड है। अगेन स्टॉक मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन ओवरऑल आपको इतना मिल जाता है अगर मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हुई तो। नेक्स्ट है इसमें डेट फंड्स। तो जैसे मैंने इक्विटी फंड का बताया कि मोस्टली इनके जो पैसे होते हैं वो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं। लाइकवाइज डेट फंड्स में भी जो मैक्सिमम इनका अमाउंट होगा वो बॉन्ड्स या गिल्ट फंड्स में होगा। गिल्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिल्ट बोलते हैं, जिसमें लाइक टी बिल्स हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म या फिर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ये सब गिल्ट में आएंगे। बॉन्ड में कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हो सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है स्पेशल फंड्स। स्पेशल फंड्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे निफ्टी हो गया आपका, तो निफ्टी क्या है? निफ्टी इज़ द इंडेक्स ऑफ NSE, ठीक है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं। एंड लाइकवाइज BSE के इंडेक्स को हम बोलते हैं सेंसेक्स। सो कोई ऐसा फंड जिसने कि अपना बेंचमार्क इन दो इंडेक्स को बना रखा है, तो जैसे जैसे इन इंडेक्स की ग्रोथ होती रहेगी वो आपको उस फंड में भी रिफ्लेक्ट होता रहेगा। सो इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। लाइक किसी ने निफ्टी को डिसाइड कर रखा होगा कि ये मेरा बेंचमार्क है, किसी ने सेंसेक्स को कर रखा होगा, किसी और कंट्री में वो इंडेक्स कुछ और हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो इंडियन कंपनीज़ फंड रेज करने के लिए यहाँ पे इशू करती है, एंड उनके पैसे
किसी बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ होती है, एज इन कि पैसे आपने यहाँ से रेज़ किए हैं लेकिन आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में करनी है, तो वो होता है थ्रू इंटरनेशनल फंड्स। ऑफशोर फंड भी सिमिलर है, बट एक डिफरेंस ये है यहाँ पे कि इंटरनेशनल फंड्स में जहाँ आप जो रेज्ड मनी है, जो मनी रेज की गई है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, उसको आप यूज़ कर रहे हो किसी और कंट्री में। लेकिन ऑफशोर में क्या होता है कि आप उसको इंडिया में ही इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के लिए। फिर होता है सेक्टोरल। अब इंडस्ट्री के या फिर इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे हो सकता है पावर सेक्टर हो सकता है बैंकिंग सेक्टर हो, तो सेक्टोरल फंड्स ऐसे होते हैं जिसका कि नाम पहले चूज़ कर लिया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेड फंड्स है या फिर पेट्रोलियम हो गया, तो ऐसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। उस फंड में मोस्टली उसी सेक्टर के कंपनीज में पैसे लगे होते हैं। देन है मनी मार्केट फंड्स, जैसे कि टी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। तो अगर उन सब में पैसे लगे होंगे मोस्टली, तो उनको बोलेंगे मनी मार्केट फंड्स। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा बेसिस है वो है ओनरशिप। अब सपोज़ कि जो एएमसी है, मैंने बताया था एएमसी का फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। तो अगर वो एएमसी पब्लिक सेक्टर की है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, या फिर मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूटीआई थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बनाई गई थी। तो ऐसी कंपनीज, ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है या फिर किसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी का पार्ट है, तो अगर वो म्यूचुअल फंड लेके आते हैं तो उसे बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। लाइकवाइज प्राइवेट सेक्टर क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आईसीआईसीआई ने एक किसी फॉरेन कंपनी के साथ, जापानीज़ कंपनी है, उनके साथ उन्होंने मिलके एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, जिसको कि बोलते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है। लाइकवाइज आप देखोगे कि एचडीएफसी का भी एक म्यूचुअल फंड के लिए एएमसी अलग से है। तो ऐसे तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स, उनके एएमसी विंग्स होते हैं। फिर है फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, जो बाहर की कंपनीज है जो यहाँ पे आके म्यूचुअल फंड्स ऑफर कर रही हैं, तो वो आएंगी म्यूचुअल फंड, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी में। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं कुछ जो एडवांटेजेस हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया था बिगनिंग में ही कि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा मार्केट के बारे में और उनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें म्यूचुअल फंड में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ट्रस्ट की तरह है, जिसमें बहुत सारे आपको प्रोफेशनल्स रहेंगे जो कि पूरे म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करते हैं, देखते हैं। एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स हो सकते हैं, अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो जैसे सपोज़ कि कोई ऐसा लाइक ये जो ट्रस्ट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, वो रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में जो पैसे आ रहे हैं हमें, जो हमें इन्वेस्टर से मिल रहा है, तो वो पैसे हम किस कंपनी के स्टॉक में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलेगी जो कि शायद आप अकेले नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इतने टूल्स नहीं होंगे और इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी शायद, जिसको कि यूज़ करके आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। नेक्स्ट है इसमें डाइवर्सिफिकेशन। अब जैसे मैंने आपको टाइप्स में बताया है कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डेट फंड्स हो सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का। तो म्यूचुअल फंड में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेबल रिटर्न्स। सो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि इक्विटी एंड डेट दोनों जगह का पैसा लगा होता है। फिर बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें लाइक गोल्ड वगैरह का हो, कमोडिटीज़ का। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जब स्टॉक मार्केट अपने डाउन टर्न पे होता है, तो उस टाइम पे ये नोटिस किया गया है कि जो कमोडिटी मार्केट है या फिर जो जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, तो इसमें बम्प मिलता है, इसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लाइक कमोडिटीज़ और गोल्ड ये रिलायबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, तो उससे आपकी रिटर्न्स जो है ना वो स्टेबल होती हैं। जैसे अगर इक्विटी थोड़ा सा डाउन पे है तो डेट फंड आपको बचा लेगा या फिर कमोडिटी मार्केट आपको बचा लेगा, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डाउनटर्न उतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं। सो इसमें रिटर्न्स थोड़े स्टेबल होते हैं। देन लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्यों होता है? तो ये इससे लिंक्ड है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी गुड्स को अगर बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हो, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, तो वो पर यूनिट कम हो जाती है। जैसे सपोज़ कि लाइक कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, या अगर हम कुछ भी और ऐसा ले एग्जांपल, कोई डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं,
सो अगर कोई कंपनी सिर्फ 1 या 2 यूनिट बनाए तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा पर यूनिट, क्यों? क्योंकि एक उसकी फिक्स कॉस्ट भी होती है, राइट? सो आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे फिक्स कॉस्ट तो वही रहने वाला है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो पर यूनिट के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो अब होता क्या है कि एक म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा होता है, राइट? सो ये पैसा सारे लोग मिलकर बेयर करते हैं। लेकिन अगर आपने सपोज़ कि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने किसी को पकड़ा कि आप मुझे सजेस्ट करो कि मैं कहाँ पे लगाऊँ, तो वो आपसे जो चार्ज लेगा वो बहुत ज़्यादा लेगा, राइट? लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, तो वो ना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पर पर्सन या फिर पर इन्वेस्टर वो कॉस्ट काफ़ी कम होती है। एंड मतलब एम्फी ने या फिर बोल लो सेबी ने, इन्होंने रेगुलेट करके रखा है कि जो आपकी पोर्टफोलियो होगी या फिर जो आपका लाइक पैसा है उसका मैक्सिमम 2.5% ही आप पे करोगे म्यूचुअल फंड कंपनी को। इसके बाद अगर इसके ऊपर खर्चा आता है इन केस, तो वो फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद ही बेयर करती है, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। ट्रांसपेरेंसी, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने किसी को पैसे दे दिए कि आप हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो, तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती थी कि उन्होंने पैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप उनके वेबसाइट पे जाके या आप अगर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ऐप पे जाके देख सकते हैं कि जो आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज़ करे हैं तो उनका पैसा कौन कौन से कंपनी के स्टॉक में लगा है, या फिर अगर कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्ते के बाद अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी किसी 2-3 कंपनीज़ को हटा के कोई 3-4 नए कंपनीज ऐड करती है पोर्टफोलियो में, तो आपको वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको याद होगा लास्ट वाले स्लाइड में मैंने दो वर्ड्स लिखे थे, एक था लमसम, दूसरा था SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है? तो आपके पास ये दो ऑप्शंस रहते हैं कि आप पैसे एक ही बार में लगाओगे, मतलब सिंगल इन्वेस्टमेंट होगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, या फिर आप सक्सेसिव पेमेंट्स करके, वो चाहे क्वार्टरली हो सकता है, चाहे मंथली हो सकता है, चाहे ईयरली हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। उस टाइम पीरियड के बाद आपके पैसे ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट आते हैं कुछ कीवर्ड्स हैं जिसपे कि सेबी के एग्जाम में खासकर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो सबसे पहला है नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू क्या होता है कि जैसे किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आप कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके आते हो, कहीं से बोरो करते हो, ठीक है? तो मतलब एक तो आपकी एक आपकी हो गई एसेट्स, दूसरी है आपकी लाइबिलिटीज़, राइट? तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है कि जो टोटल एसेट है जो कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्टर से ले रखे होते हैं, माइनस लाइबिलिटीज़। अब ये लाइबिलिटीज़ कुछ भी हो सकता है कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने खुद ही कहीं से लिया हो, तो उसको माइनस करके और जितने यूनिट्स अलॉट हुए हैं अगर हम उससे डिवाइड करें तो ये हमें देता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू हमेशा यूनिट के टर्म में ही डिनोट किया जाता है, ये आप याद रखना। देन एंट्री एंड एग्जिट लोड, ये भी मैंने बता दिया कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट को परचेज़ करते हो तो उसमें क्या कंडीशंस हैं। जैसे मैंने बोला कि NFO के टाइम पे ही जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उनको हम NFO के टाइम पे ही परचेज कर सकते हैं, राइट? तो ये सब आता है एंट्री और एग्जिट लोड में। आप कब एग्जिट कर सकते हो, कब एंट्री ले सकते हो। एक आता है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें कि जो म्यूचुअल फंड को देख रहा है, जो उसका मैनेजर है, जिसको कि हम फंड मैनेजर भी बोलते हैं, फंड मैनेजर की जो सैलरी होती है, उसके टीम को जो पैसे मिलते हैं सैलरी या फिर जिस भी टाइप की कॉम्पनसेशन हो, ये सारा खर्चा ऐड करके और उसे डिवाइड किया जाता है टोटल एसेट से। वो आपका दे देगा एक्सपेंस रेशियो, एज इन किसी फंड को ऑपरेशनल रखने के लिए कितना परसेंटेज अमाउंट यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, उसको बोलेंगे एक्सपेंस रेशियो। फिर नेक्स्ट वर्ड है इसमें साइड पॉकेटिंग। साइड पॉकेटिंग टर्म का मतलब ये है कि बहुत सारे फंड्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ रिस्की एसेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कोई स्मॉल कैप कंपनी हो सकती है, या फिर कोई किसी स्टार्टअप का पैसा हो सकता है, उसमें स्टार्टअप के शेयर्स हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी एसेट्स हैं जो कि हाईली रिस्की हैं, उनको थोड़ा साइड में रखा जाता है और उनको लंबे टाइम के लिए छोड़ा जाता है। मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सॉलिड प्रिंसिपल है कि आप जितना टाइम दोगे मार्केट में, वो आपने म्यूचुअल फंड के ऐड भी देखे होंगे, उसमें भी आपको ये बातें बोली जाती हैं कि मार्केट में पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, आपको पेशेंस दिखाना होगा। तो आप रिस्की एसेट्स भी है ना, उनको भी आप अगर लंबे टाइम के लिए छोड़ते हो, इन्वेस्टमेंट उसमें बनाए रखते हो, विड्रॉ नहीं करते पैसे अपने, तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो साइड पॉकेटिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी रिस्की एसेट्स हैं आप उसको बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे।
एक बार पैसे लग गए, आपने उसको छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। बाकी जो लिक्विड एसेट्स हैं जिसमें कि फ्लक्चुएशन होती रहती है, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, तो आप उसी में आप कुछ कुछ चेंजेस करते हो। लेकिन ये जो पहला था कैटेगरी जो कि हाईली रिस्की एसेट्स की थी, आप इसको छोड़ देते हो लंबे टाइम तक। नेक्स्ट होता है ट्रैकिंग एरर। जैसे मैंने आपको बताया था इंडेक्स फंड के बारे में, तो इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जैसे निफ्टी हो गई या फिर सेंसेक्स है, सो इसके साथ म्यूचुअल फंड को लिंक कर दिया जाता है या फिर डायरेक्ट पैसे निफ्टी में ही लगाए जाते हैं। लेकिन सपोज़ कि निफ्टी की जो ग्रोथ है या फिर जो भी फ्लक्चुएशन है, वो चाहे डाउन टर्न हो चाहे अप टर्न हो, अगर इंडेक्स फंड उसको मैच ना करे, दोनों में कुछ गैप आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे ट्रैकिंग एरर। सो ट्रैकिंग एरर एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी फंड मैनेजर के लिए या फिर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए, ये मतलब एनालाइज करने का कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो एक्चुअली में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो आइडियली ट्रैकिंग एरर जितनी कम हो किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए, वो उतनी ही अच्छी बात है, राइट। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आप आई होप कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अपने फीडबैक दो, क्योंकि हमने भी जस्ट स्टार्ट किया, राइट। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया भी है टेलीग्राम चैनल पे, सो आई मीन उसके लिए थैंक यू। और वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ग्रोथ जैसे जैसे होती है तो फिर हम फर्दर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।